नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। अकेला वो टेलीविजन एंकर जिसको पता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, और मैं गारंटी दे सकता हूं कि मेरे अलावा किसी एंकर को क्रिप्टो करेंसी की सही स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। हाँ, मैं बता रहा हूं बात। ये बुरी लगी ना बात थोड़ी सी भाई, मैं आपको रियलिटी बात बता रहा हूं कि क्रिप्टो करेंसी का ये जो मामला है बड़ा उठ के भड़के सामने आया है। इसका पूरा पसे मंजर पेश करूंगा, 1-1.5 मिनट लूंगा, पूरी फिल्म बता दूंगा। जिसने सुन ली ना उसको समझ में आ जाएगी कि बात क्या हो रही है। देखो, आपको पता होगा नाजरीन के पिछले साल तक जिसके मुंह पे क्रिप्टो करेंसी भी आती थी नाम पर, उसकी जुबान पर, तो उसे पकड़ने धकड़ने के लिए लोग पहुंच जाते थे। उसको नोटिस आते थे, उसको फलाना होता था, ढिमकाना होता था, ये नाजायज़ है, ये वो है, ये जुआ है, ये है, ये वो है। मैं आपको बताऊं नाजरीन, 2004-5 के अंदर जब मैं एक बहुत ही ज़्यादा छोटा बच्चा था, क्योंकि अभी भी मैं यंग आदमी हूँ, तो मैं स्टॉक एक्सचेंज की बातें करता था नाज़रीन। तो बात कुछ ऐसी थी कि स्टॉक एक्सचेंज की जब मैं बातें शुरू करता था, लोग कहते थे यार स्टॉक एक्सचेंज तो जुआ है, ये है तो वो है तो फलां है। अब आप देखें, वही लोग चाहे बिजनेस प्लेटफॉर्म पे हो तो डिस्को डांस कर रहे होते हैं, चाहे सियासी प्लेटफॉर्म पे हो तो डिस्को डांस कर रहे होते हैं। उनका डिस्को नहीं बंद हो रहा, वो कह रहे होते हैं डिस्को दिलदार में, क्योंकि इनका डिस्को अब इस पे चलता है स्टॉक एक्सचेंज पे। तब इनको समझ नहीं आता था, तब ये कहते थे यार अली भाई आप स्टॉक एक्सचेंज की बातें कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज तो जुआ होता है, और इस पर मतलब मैं तो इन मामलात पे बात नहीं करता, लेकिन इस पर शरई राय ले लें, ये यूं होता है, फलाना होता है, यूं होता है, ऐसा होता है, आप लोगों को बिल्कुल प्रमोट ना करें। ऐसी सीपी भी भाई पकड़ धकड़ करती थी, ज़रा सा किसी शेयर के बारे में बात करो, ये करो वो करो, ऐसी सीपी का कॉल आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, आपने शेयर पे बात क्यों की, आपने शेयर मार्केट पे बात क्यों की, प्रूडेंशियल रेगुलेशन फलाना ढींग ये। अब देखो स्टॉक एक्सचेंज पागलों की तरह बढ़ रहा है, ऐसी सीपी बिल्कुल जैसे वो सत्तू पी के सो रहा है। हाँ, फुल ऐसी सीपी सत्तू चढ़ा के वो गर्मियों में सो रहा है, कुछ परवाह नहीं। स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है कि भाई कोई एक नोटिस दे दो, कोई स्मॉल इन्वेस्टर्स को आगाह कर दो कि यार मार्केट सेंसिटिव होती है, ये ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। नहीं, ठीक है सर। दूसरी बात ये कि अब ये जब से क्रिप्टो आया, देखो मैं आपको स्ट्रेट फिल्म बताऊंगा कि वजह क्या। काफी अरसे लगे रहे, पहला क्रिप्टो ना आने की वजह वही वकार ज़का। अब जाहिर बात है यार, आप एक आदमी को देखोगे वो डांस कर रहा है टुमारो लैंड में, लंबे लंबे उसने बाल रखे हुए हैं, नशइयों वाली हरकतें, और जनाब सांप की चुमियां ले रहा है, तो आप ऐसे शख्स के साथ अपना पैसा तो नहीं ट्रस्ट करोगे ना। लोग कहते हैं यार वकार ज़का पाइनियर था, भाई पाइनियर था या नहीं था? मेरे शो में मैंने उससे पूछा यार बिटकॉइन के पीछे क्या है, कह रहा सतोशी है। मैंने कहा सतोशी के पीछे क्या है, कह रहा बिटकॉइन। मैंने कहा बिटकॉइन के पीछे क्या है, कह रहा सतोशी है। मैंने कहा सतोशी के पीछे क्या है, कह रहा बिटकॉइन। अब वो घर गया, उसके 1 मिलियन फैंस थे, मेरे 30,000 फैन थे, उसने सबको कह दिया अली नासिर को जाके सोशल मीडिया पे गालियां दो कि उसने मुझसे क्यों पूछा है कि बिटकॉइन क्या होता है। अब मुझे बैठ के समझाना यार कि ये प्रूफ ऑफ वर्क होता है या क्या होता है, इसके पीछे माइनिंग के पीछे क्या है। मैंने मना तो नहीं किया था। अब बात यह है कि ये लोग समझा पा नहीं सकते, फिर ये बुरा मानते हैं। अच्छा, अब क्यों हो रहा है? अब इसलिए हो रहा है नाजरीन क्योंकि आपको पता है OECD का पाकिस्तान सिग्नेटरी बन गया, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती, पैसा बिला वजह बाहर नहीं जा सकता। FATF का पाकिस्तान ने शराइत पूरी कर दी। अब कोई पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत आसानी से बाहर नहीं लेके जा सकता, डिक्लेरेशन ज़रूरी है, ठीक है। KYC इंटरनेशनल, एक तरीके से इस मुल्क की लूटी हुई दौलत बाहर ले जाई जा सकती है, और वो तरीका है क्रिप्टो करेंसी नाजरीन। इसलिए ये लोग जो पिछले साल तक क्रिप्टो करेंसी के नाम लेने वाले को ठुड्डे और जूते मारते थे, अब अचानक इन लोगों को क्रिप्टो करेंसी से मोहब्बत और प्यार हो गई, क्योंकि किसी अकल वाले बंदे ने इनको समझा दिया, बेटा अगर तुमने पैसे इस मुल्क से बाहर लेके जाने, अपने बच्चे की अमेरिका में फीस अदा करनी है, क्योंकि देखो बच्चों की आजकल फीस अमेरिका के, आपका भाई स्टेट बताता है, ब्यूरोक्रेट और सियासतदान सारे अपने बच्चे बाहर पढ़ाते हैं। आप मुझे बताओ $1 लाख उसने फीस और रहने का खर्चा भेजना अपने बच्चे को, कहां से भेजेगा? क्रिप्टो चाचा, फिल्म पकड़ी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। हां, और यह भी बता दूं कि एक एंकर बड़े मशहूर, उन्होंने कहा है कि $100 मिलियन किसी के डूब गए। भाईजान, नुकसान लॉन्ड्रिंग करने का पहला तरीका है। मैं फाइनेंस का स्टूडेंट हूं। असल में पाकिस्तान में 2 लोगों से नफरत की जाती है। पाकिस्तानी माशरा 2 लोगों से नफरत करता है, एक सच्चा आदमी और एक काबिल आदमी। अल्लाह का करम है, मैं और चीजें नहीं जानता, अल्लाह ताला गुरूर का सर नीचा हो, मैं इतना जरूर जानता हूं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मैं नंबर 1 काबिल भी हूं। मैं बता रहा हूं बात तुमको,
नंबर 1 मैं काबिल भी हूं, नंबर 2 मैं सच्चा भी हूं, क्योंकि ऐसी बातें जो आपने सुनी ना कहीं टीवी पे आपने सुनी। तो पाकिस्तानी कौम दुश्मन है सच्चे आदमी की और काबिल आदमी की। इसीलिए तो देखो सारी वसाइल होने के बावजूद सारी दुनिया में हाथ ऐसे नहीं है बल्कि हाथ ऐसे। बुरा लगा, सच कड़वा होता है। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब फारूक अफजल साहब, जो कि एक ताजिर सनतकार रहनुमा है, KCCI की MC में भी है। इसके अलावा ये पाक तुर्क जो बिजनेस फोरम है उसको भी हेड करते हैं। वेलकम करता हूं सर आपको। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू वेरी मच। तो आप तुर्की जा रहे हैं मैंने सुना है, तो वहां भी काबिल और सच्चे आदमी से नफरत करते होंगे, इसीलिए वहां पर इतने बेहतरीन हथियार तैयार हो रहे हैं, वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे काम हो रहा है, पाकिस्तानी वहां पे शहरियत ले रहे हैं, वहां पे बिटकॉइन के ATM बने हुए हैं, क्योंकि वो लोग भी जारी बात है सच्चे और काबिल आदमी से नफरत करते होंगे, तभी उनके यहाँ इतनी ज़्यादा तरक्की सामने आ रही है। उनके पास शायद उतने वसाइल नहीं है जितने पाकिस्तान के पास हैं, और उन्होंने भी वेस्ट का उतना ही जहर बर्दाश्त किया, लेकिन आज उनकी इकोनॉमी सही ट्रैक पे आ गई, क्योंकि वो भी सच्चे और काबिल लोगों से नफरत करते हैं। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ सही कह रहा हूँ। और मैं देखिए आपकी उस बात की ज़रूर तायद करूँगा अली भाई, आप वाकई माशाल्लाह काबिल भी हैं और सच्चे भी हैं। और हकीकतन ये मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे प्रोग्राम देखे जाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम में जाता हूं, बहुत ही रेयर है कुछ जो सच्चाई को बयान करे, ठीक है, और खुल के बयान करे, और फिर अपनी काबिलियत की बुनियाद पर, दलाइल की बुनियाद पर। देखिए आपको अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ें दी हैं, ये मैं पहले आपको ज़रूर उसको मैं आपको रिकग्निशन करना चाहूँगा। नहीं, देखिए जो चीज़ है सो है। छोड़े मेरी तारीफ को, आप बताएं अभी का मामला बताएं। पाकिस्तान में देखिए बात ये है कि आज भी आपकी बात बिल्कुल मैं उसको लेके चलूँगा कि सच्चे और काबिल आदमी की कदर नहीं है। यहाँ उस आदमी की कदर होती है जो हाँ में हाँ मिलाने वाला हो, कम जानता हो, और जो कहा जाए वो यस मैन के तौर पे वो आगे उसको कर ले। अच्छा, फिर एक मासूमाना सवाल यहाँ बीच में डाल दूँ मैं? जी जी। देखें, जिस मुल्क के अंदर बिजली इतनी नहीं है कि हम अपने ताजिर सनतकारों को दे सकें, उस मुल्क के अंदर आप कह रहे हैं कि बिजली बिटकॉइन माइनिंग की तरफ आप दे दें, और फिर आप कह रहे हैं नहीं बिजली तो मैसर है। देखें, आप हमारे साथ एक बहुत ही घिनौना मजाक कर रहा है। जब हम बिजली मांगते हैं तो आप कहते हैं है नहीं, पैदावार ठीक नहीं है, PPP मेरा मतलब IPP लगाओ। जब हम कहते हैं कि साहब जो है वो बिजली महंगी है, तो आप कहते हैं नहीं बिजली महंगी नहीं है, बिजली इतने की ही है, इतने की मिलेगी। तो आप मुझे बताएं, वो बिजली आपको बिटकॉइन माइनिंग के लिए दस्तयाब है, आपको बच्चों के कपड़े सीने के लिए, गारमेंट बनाने के लिए दस्तयाब नहीं, आपको लेदर के लिए दस्तयाब नहीं, आपको इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए दस्तयाब नहीं, आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए दस्तयाब नहीं, लेकिन नाजरीन आपको बिटकॉइनिंग के लिए दस्तयाब है। नाजरीन, मैं हमेशा से ही मशहूर इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे मौज़ूआत पे बात की है जो पूरे हमारे पाकिस्तान के मीडिया एरिना में कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि वो नॉलेज फोकस्ड होते हैं, पॉलिटिक्स फोकस्ड नहीं होते। देखो, बात यह है कि मैंने एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है। आज पाकिस्तान ये कहता है कि हम एनर्जी स्टार्व्ड हैं, लेकिन इन रियलिटी हमारे पास एनर्जी सरप्लस है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ सोलराइजेशन बड़ी तेज़ी से हो गई और ग्रिड की बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है। अब ग्रिड की बिजली अगर इतनी ज़्यादा महंगी है तो डू यू थिंक कि वो ग्रिड की बिजली हम बिटकॉइन माइनिंग में लगाएंगे तो वो एफिशिएंट कहलाएगी? नो। देखो, मैं फारूक अफजल साहब आपसे क्लियर सवाल पूछता हूँ। 2 साल पहले मैं अमेरिका गया, तब बिटकॉइन $20,000 से नीचे था, शायद एक टाइम पे $16,000 के आसपास आ गया था। लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि ये पहले जो है इससे ऊपर नहीं गया, पहले भी ये $70,000 पे गया था। $70,000 से गिरा के ये इस टाइम पे इस पॉइंट पे पहुंच गया था। सही। बहुत सारे लोगों ने माइनिंग छोड़ दी। उसकी वजह ये था कि वो सिस्टम में अपने चेक करते हैं कि फिजिबल है या नहीं है। अगर उनका सिस्टम कहता है कि ये माइनिंग करना फिजिबल नहीं रहा तो देन दे स्टॉप माइनिंग। सही। अभी आप क्यों ये माइंडसेट लेके चल रहे हो कि हाईएस्ट पॉइंट जो बिटकॉइन ने हिट कर दिया है $1,19,000 से भी ऊपर शायद, तो अब आप सोच रहे हैं सारी जिंदगी यही रेट रहेगा? भाई वो भी तो कल गिर सकता है, तो फिर भी फिजिबल नहीं रहेगा। तो आप क्यों इस तरह के हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करते हैं मुल्क के लिए? अगर करना ही है तो फिर बिटकॉइन खुला छोड़ो। पाकिस्तान इज वन ऑफ द टॉप कंट्रीज इन अडॉप्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। फिर क्रिप्टो करेंसी फॉर ऑल करो, नॉट फॉर सम। जी, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल अली भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से। देखिए, बात यह है कि इसमें जो चीज़ छुपी हुई चीज़ है ना, देखिए बिटकॉइन में आपको पता है इस हाईली रिस्क जो बिटकॉइन है, ठीक है,
और जो लोग बहुत हाई रिस्क ले लेते हैं वो फिर नुकसान भी उठाते हैं। और ये 1,19,000 प्लस जो की बात कर रहे हैं, ये कल को 50,000 पे भी आ सकता है, आ सकता है, there's a problem। और दोबारा 20 पे भी आ सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंटरनेशनल प्लेयर्स एक्चुअली, क्योंकि ये बिटकॉइन है ही ऐसी चीज। जी। अच्छा, अब आप देखें कि ये इसलिए किया जा रहा है, देखिए कि आप जो बिजली का, इतनी महंगी बिजली बिटकॉइंस माइनिंग के लिए दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नाउ एवरीथिंग इज अवेलेबल। बिटकॉइंस एक महंगा सौदा है ना, उसमें ये एब्जॉर्ब कर लेंगे उसकी कॉस्ट को। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मनी लॉन्ड्रिंग है या इलीगल जो मनी कैसे जा सकती है, उसकी तरवीज के लिए ये कोशिश करेंगे कि बिटकॉइंस पाकिस्तान में किसी भी तरीके से राइज हो जाए। लेकिन अगेन दिस विल नॉट बी फॉर एवरीबडी, एज यू टोल्ड कि जी या तो इट शुड बी फॉर एवरीवन, या फिर ये मखसूस तबके के लिए अगर करेंगे तो दिस इज़ नॉट राइट एक्चुअली। एक तो मतलब क्या हुआ कि आप उस मखसूस तबके को एक ऐसा मौका फ्राहम कर रहे हैं कि वो अपने पैसे मुल्क से बाहर किसी इस तरीके से बाहर भेज सकें जो कि लीगल तरीके से नहीं भेज सकते आप। तो ये एक बहुत बड़ा मुल्क के लिए बता रहा हूँ आपको, इस अपने हमारे पाकिस्तान के लिए जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो बिकने के बाद जो पैसा है जब वो बाहर जाएगा, पाकिस्तान में पैसा नहीं रहेगा। तो बिटकॉइन को देखिए हमें बड़ा मैं कहूँगा कि स्ट्रैटेजिकली देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि नहीं है। और अगर है, एज यू सेड, इट शुड बी फॉर एवरीवन, कि ठीक है भाई हर बंदा, मैं, आप, कोई भी, फिर एवरीवन शुड बी अलाउड टू यूज बिटकॉइन टू सेंड मनी अब्रॉड, ठीक है भाई, ओके, मैंने पैसे भेजने हैं, किसी को देने हैं। स्टॉप दैट। देखिए मेन मकसद यही है, मेन मकसद यही है उसका। देखिए दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। दुनिया बदल चुकी है नाजरीन। अब ये जो थानेदार वाला कल्चर है ना कि जी तू कहाँ से लाया, तू कहाँ लेके जा रहा है, ये अब दुनिया में ख़त्म हो चुका है। यस। अब उनका फोकस है प्रोडक्टिविटी। देखो दे आर न्यू चैप्टर्स इन लाइफ। मैं आपको सच बताऊं, आजकल मैं अगले दिन में, पता नहीं फारूक साहब मेरे से एग्री करें नहीं करें, मैं अपना ये स्मार्टफोन देख रहा था और मैं सोच रहा था कि मेरा जब बचपन था ना, यकीन करो तो वो PTCL वाला फ़ोन होता था, उस पर वो कच 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 करके नंबर मिलाते थे हम लोग। मुझे आज भी अपना नंबर याद है 576090, ठीक है, ये मेरा फ़ोन नंबर था। वो ज़ुबानी याद रहता था बंदे को। आजकल तो अपने मोबाइल फ़ोन का नंबर भी लोगों को याद नहीं रहता। कच 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 उस पर नंबर घुमाते थे हम। और जब अगर कभी कोई ट्रंक कॉल आ जाए तो सारे रिश्तेदार आके फ़ोन के इर्द गिर्द जमा हो जाते थे। क्योंकि वो तार वाला फ़ोन होता था और सब इतना ऊंचा बोलते थे कि अगर फ़ोन हटा भी दें तो न्यूयॉर्क तक आवाज़ चली जाए। हेलो, आवाज़ आ रही है? सर ज़माना बदल जाता है और लोग भी बदल जाते। फिर मुझे याद है यह नोकिया आया, लेकिन नोकिया ने गलती पता है क्या की? ज़माने के साथ नहीं चला। ज़माने के साथ चलो नाजरीन। अगर मैं आपको आज 100 साल पहले ले जाऊं तो आज की आपकी ज़िंदगी और तब की आपकी ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो। एग्रीड। ये जो रेवोल्यूशंस आती हैं ना, दे चेंज द वर्ल्ड। आपको याद होगा फारूक अफजल साहब, आप लोग बिजनेस के लिए कम्युनिकेट करते थे, टेलिक्स मशीन हुआ करती थी, याद है? उस पर काम किया टेलिक्स में सर। और कितनी दफा उसमें फिर फैक्स होता था, फैक्स, आपको याद है? चिर 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 उसमें से आवाज आती थी और फिर वहां से बाहर फिर फोन करता था उसी लाइन पर जिस पर आपका फैक्स होता था, भाई दोबारा भेजना, ये सफेद आया। था ऐसे कि नहीं फारूक अफजल साहब? देखिए आप में से बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन बिजनेस की जो भी बिजनेस का आदमी होगा उसको समझ में आ जाएगी फौरन बात। लेकिन फिर आया ईमेल, एक बटन दबाते थे, ऑर्डर प्लेस कर देते थे। आपकी तो बल्कि आईटी एडॉप्शन बहुत रहा, आपका आईटी से ताल्लुक भी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। ये मैं आईटी फर्म आल्सो। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं, तो उसका क्या मकसद है सर? ये सब चीजें दुनिया बदल देती हैं। मैं कहता नहीं मैं फैक्स ही चलाऊंगा, मैं ईमेल नहीं यूज करूंगा। लोगों ने देखो वेबसाइटें बनाई। एक जमाना था कैटलॉग यहां से डालते थे मेल में, उसको 15 या 20 दिन के बाद मिलती थी, वो भी तब अगर आपके अच्छे ताल्लुकात हो तो। वो जाता था, पूरा कैटलॉग वहां पहुंचता था अमेरिका, वो उसमें आइटम टिक करता था, फिर आइटम टिक करके या तो फैक्स करता था या पूरी की पूरी कैटलॉग वापस भेजता था कि ये बात सही कर रहा हूं नहीं, कि ये वाला कलर चाहिए, ये वाला कलर चाहिए, या कहता था जहाज का टिकट कटवाओ, मेरे पास आओ, उसमें से डिजाइन। सही बोल रहा हूं कि नहीं? और अपने साथ फलाना और लोग फोन के ऊपर कहते थे अपने साथ फलाना 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 सैंपल लेकर आना। ये बात सही ऐसा ही है। आज ये सब क्लिक ऑफ द बटन पे हो जाता है, सब क्लिक ऑफ द बटन पे। और लॉजिस्टिक्स, ओहो, ये पाकिस्तान में चीज नहीं पहुंची नाजरीन, क्योंकि हम अभी भी 12वीं 14वीं सदी में रह रहे हैं। लेकिन लॉजिस्टिक्स आज भी फारूक अफजल साहब कंप्यूटर ऑपरेटेड लॉजिस्टिक्स हैं दुनिया में। और आगे जाके ये बोलते हैं कि जैसे आज ये कार्टन हैंडल कर रही है ना ये रोबोट, कल ये पूरा कंटेनर उठा के खुद लेके जाएगी वेसल के ऊपर और जाके डालेगी।
ये टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है। लेकिन भाई जो है हमारे बाकर भाई, ये आज भी बोल रहे हैं सिटी कोर्ट के मुर्ख छोले खाने चले। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये हालात हैं। यानी लोगों की सोच क्या है, वहां हेलीकॉप्टर से पिज्जा आ रहा है, हेलीकॉप्टर नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, ड्रोन से पिज्जा आ रहा है, वो आपके घर पे गिरा रहा है। और एक हम है एलईडी के दौर में ट्यूबलाइट, पक 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 पक। माजरत बुरा ना मानिएगा फारूक अफजल साहब, ये सब करना पड़ता है क्योंकि वरना बिजनेस के प्रोग्राम में लोग सो जाते, इसीलिए मेरा मंजन आज तक चल रहा है, क्योंकि बाकी सारे लोग सुलाते हैं और मैं जगा देता। हाँ, ज्यादा संजीदा नहीं रहना चाहिए। नहीं, ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर वैसे भी संजीदा होने से कोई फायदा नहीं है। आधे से ज्यादा लोगों को बिटकॉइन पता भी नहीं है क्या है। हल्के फुल्के अंदाज में इनको माइनिंग का बताया, इन्होंने बोला नहीं पाकिस्तान के पहाड़ जो है ना उनमें सुराख हो जाएंगे। यकीन करें, इनको पता ही नहीं अभी तक कि बिटकॉइन माइनिंग के लिए कोई पत्थर नहीं खोदना। वो वकार का गार में उसने एनर्जी का कोई प्लांट लगाया था यार, ये समझ रहे हैं खोद के निकाल रहे हैं। हाँ, और आईपीपी सुन लें अभी बात, आप बिजनेस कम्युनिटी वालों को मैं थोड़ी खिंचाई, आपकी नहीं मतलब बिजनेस कम्युनिटी की थोड़ी सी खिंचाई करना चाहूँगा। पिछला पूरा साल ज़ाया किया आईपीपी में, ये वाला 37 नंबर पे ज़ाया करने का इरादा है, 37A, 37B, 37A, 37CB। एनोमोली कमेटी मुझे ये बताएं कि पिछला पूरा साल आईपीपी पे ज़ाया किया, हासिल क्या किया? बिजली का टैरिफ तो बढ़े जा रहा है, फ़ायदा क्या हुआ मुझे ये बताएं आप। बिटकॉइन माइनिंग बाद में करना, आप पिछला पूरा साल ज़ाया किया आपने। देखिए, इसमें आईपीपीज़ का जो एक इशू था, ज़ाहिर जो हमारे सर्कुलर डेट्स हैं, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनर्जी वी आर स्टिल पेइंग एक्चुअली, उसमें कुछ यूनिट जो हैं वो ख़त्म हुए हैं, 5 या 6 वट, लेकिन उसका आज भी हमें भुगतना पड़ रहा है। उस चीज़ को रीनिगोशिएट नहीं हुआ अभी तक, मैं ये कहूँगा। ठीक है, उसमें कुछ यूनिट बंद हुए, कुछ को बातचीत हुई है, जैसा भी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी तक हमारे एनर्जी रेट्स पर नहीं आया जो इंडस्ट्री को मिल रहा है। दैट इज 16 सेंट्स। ठीक है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पास है, जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड जो नेशंस हैं, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ये रेट है दुनिया में। सर, ये सिर्फ एशिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में हमारा सबसे ज़्यादा रेट है। उसकी रीज़न यही है कि जो हम महंगी बिजली बना रहे हैं, फर्नेस बेस के ऊपर उनको पैसे दे रहे हैं, उसका सारा मलबा डाला जा रहा है बिजनेस कम्युनिटी को, इंडस्ट्रियल जोन्स के ऊपर, कमर्शियल जोन्स के ऊपर, घरेलू सार्फिन के ऊपर, जो बिजली इतनी महंगी है। अच्छा, अब ये देखिए, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी, आपने शोर मचाया, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद जब तक कि मैं समझता हूँ ये शोर जब तक मिचता रहना चाहिए था, जब तक कि ये जो 16 सेंट है ये सिंगल डिजिट में ना आता। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली साल बढ़ा दिया हमने आपका यार, आप छोड़े ना, क्या हो गया आपका? आपका साल बढ़ा दिया हमने, आपका 1 साल बढ़ गया है, आपकी ड्यूटी में एक्सटेंशन हो गई है। 1 साल की एक्सटेंशन के बस कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए, वो एक दूल्हे को कहा गया, तुम्हें जिंदगी की हर आसाइश मिलेगी, नई गाड़ी मिलेगी, हाँ नई गाड़ी मिलेगी, मकान मिलेगा, घर जवाई बन के रहना, तुम्हें दफ्तर बैठने का मौका मिलेगा, बस एक चीज तुम्हें नहीं मिलेगी। उसने कहा क्या? कह रहा दुल्हन को हाथ नहीं लगा सकते। दुल्हन को तुम हाथ नहीं लगा सकते, बाकी तुम्हें सब चीजें दी हमने। नाश्ते में तुम जो मर्जी चाहे खाओ, दोपहर के खाने में जो मर्जी खाओ, रात के खाने में जो मर्जी खाओ, जिस मर्जी टाइम दफ्तर जाओ, जिस मर्जी टाइम दफ्तर ना जाओ, तुम्हारी मर्जी, तनख्वाह भी तुम्हें मिलेगी। लेकिन तुम दूल्हा बने हो, तुम्हारे लिए सिर्फ एक पाबंदी है, वो शादी की जो अच्छा नहीं, ये फैमिली शो है। आप मेरी बात सुने, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं ताजिर सनतकार बिरादरी से। सर बुरा ना मानिएगा, आप लोग ये एक जगह पर आप लोगों की बसीरत गलत नहीं हुई। आपके ताजिर सनतकार वबांगे दौल जाके इंटरनेशनल फोरम्स पे कहते हैं कि मुल्क के अंदर अगर गैस है तो वो रेजिडेंशियल कंज्यूमर को सिलेंडर में देनी चाहिए। दुनिया हंसती ये कहती है कि आपके बिजनेसमैन कितने बड़े हैं, कि ये भी फैमिली शो है, वरना मेरे मुंह से कुछ निकल जाता कि वो क्या हैं आपके बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स, कि जो जाकर इंटरनेशनल फोरम पे कह रहे हैं कि डीकैंटिंग जो कि नाजायज चीज है दुनिया भर के अंदर, वो बैन है। वो बैन है, डीकैंटिंग आप नहीं कर सकते। और पाकिस्तान के अंदर बाय द वे आपको बता दूं कि सिलेंडर फिलिंग के लिए अगर कोई ऑथराइज्ड हो तो मेरे ख्याल वो मुट्ठी भर कोई लोग होंगे, बाकी पाकिस्तान के अंदर सिलेंडर फिलिंग जो है वो लीगल तरीके से नहीं हो रही है, जो मार्केटों के अंदर हो रही है। एग्रीड। ये एक नाजायज अमल है और आपके बिजनेसमैन ये बातें कर रहे हैं, तो फैमिली शो है, वरना मैं फैमिली शो है। दूसरा, आपके बिजनेसमैन इतने फनकार हैं, कहते हैं कराची में पानी मिलता है, खरीदने से मिल जाता है टैंकर से। साईं, आप लोगों से ज्यादा बड़ा जो है ना कोई
अकलमंद नहीं है। यानी डीजल जलाकर पानी पहुंचा रहे हो, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे हो, शहर की सड़कें खराब कर रहे हो टैंकरों से। अच्छा चलो पिछले चैप्टर सारे बंद करो। वैसे भी आजकल क्रिप्टो मार्केट जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई है, वॉच करना है इसको। बिटकॉइन सीज़न के बाद अल्टकॉइन सीज़न आएगा। चलो खैर एनीवे, बहुत सारे आपके जहन में सवालात होंगे। आगे आने वाले दिनों के अंदर क्रिप्टो करेंसी को ज़रूर मौजूद गुफ्तगू बनाएंगे, लेकिन अभी हम जाएंगे जनाब इक्तसादी सिफारतकारी की जानिब, जो कि एक बड़ा ही अहम मौजू है। जनाब फ़ारूक अफजल साहब, आपको पता होगा पाकिस्तान के सिफारत खाने हर मुल्क में मौजूद हैं। मतलब आपको कहीं पैसिफिक के अंदर कहीं दूर दराज जजीरों में भी आप जाएंगे तो आपको पाकिस्तानी कौंसलेट ज़रूर मिल जाएगा, एम्बेसी ज़रूर मिल जाएगी, हाई कमीशन ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तिजारत के शोबे में उनका कितना किरदार है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कमर्शियल काउंसलर भी आपको मिल जाएंगे, जो कोई बेटे होंगे, कोई दामाद होंगे, कोई साले होंगे, कोई समधी के रिश्तेदार होंगे। सर ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस मुल्क के अंदर सारे पोजीशंस के ऊपर साला लगा हुआ होता है। ये साला ऐसा रिश्ता है जो पाकिस्तान में बड़ा कामयाब है। साला हर जगह के ऊपर उसे नौकरी पे लगा दिया जाता है। तो खैर एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जरा मुझे पहले ये बता दें कि आपके जो वर्ल्ड वाइड कमर्शियल काउंसलर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान की तिजारत में इजाफा करने के लिए और इक्तसादी सिफारतकारी के लिए क्या क्या बुलंदो बांग दावे और कामयाबियां हासिल की। जी देखें अली भाई, पहले एक चीज़ समझें कि जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जिसे हम इक्तसादी सफारतकारी कहते हैं, जी जी, ये एक ऐसी हिकमत अमली होती है जिसमें जो पाकिस्तान के या जिस मुल्क के भी सफारतकार हैं, मैं अपने मुल्क के हवाले से बात करूंगा, पाकिस्तानी तनाजुर से हवाले से बात करूंगा, कि हमारे जो सफारत खाने हैं उनको इस हिकमत अमली के तहत एजुकेशन ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान के जो माशी जो मफादात हैं उसको, मतलब आलमी जो मंजर है उस ग्लोबल जो उसमें है, उसमें किस तरह उसका फ़रोग दिया जाए, ठीक है ना। और उन सफारतकारों को पाकिस्तान की उस इक्तसादी जो मफादात हैं हमारे, उसको किस तरह वो आगे पेश करते हैं। ये देखिए, ये इन सफारतकारों का अब जो सफारतकारी है ना, वो इकनॉमिक डिप्लोमेसी हो चुकी है। इट्स नॉट ओनली सफारतकारी। आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो गोल है, मुल्क के माशी मफादात जो है ना, वो सबसे पहले आते हैं। तो उसके लिए देखिए, हमारे जो सफारतकार हैं पहले उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। देखिए हमारे जो सफारत खाने हैं, आपने जो बात की कि हमारे जो ट्रेड के लोग हैं, मैं कई अरसे से 15 साल से ज़्यादा हो गया, बल्कि मैं ये कहता आ रहा हूँ 2008 से मैंने पहली मरतबा बल्कि कहा था कि भाई पाकिस्तान से ये ट्रेड अटैची, ट्रेड काउंसलर्स, ट्रेड मिनिस्टर्स बाहर भेजना बंद करें। आप वहाँ के लोकल बंदों को, लोकल स्किन को, लोकल बंदों को हायर करें, उनको आप इंसेंटिवाइज करें और उनको ट्रेड अटैची बनाएं। उनको देखिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ जो कौंसल जनरल भी बनाएं, वही ऑनररी, देखिए वो कौंसल जनरल भी होगा, और वो सफारतकारी के लिए आप उनको पैसे आप उनको दें, आपको गाड़ियां देने का इतना बड़ा पैकेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसेंटिवाइज करें उसको, उनको आप टारगेट्स दें, रिजल्ट ओरिएंटेड किस्म के टारगेट्स दें उनको। 80 की दिहाई के अंदर पाकिस्तान की लॉबिंग के लिए जो सिफारतकार सबसे ज़्यादा कामयाब रहे अमेरिका के अंदर, वो आपको पता है वहीं के शहरी थे। एग्जैक्टली देखिए, आप अगर आप चाहें तो चार्ली विल्सन वॉर किताब भी पढ़ सकते हैं, फिल्म भी देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। देखिए हमारे जो यहाँ से लोग जाते हैं, ट्रेड के जो अटैची दो कुछ भी होते हैं या सफारतकार, वो उनको ये होता है कि 3 साल की, आगे 3 साल की हमारी कहाँ जाएगी पोस्टिंग, हमारे बच्चों की नेशनलिटी का क्या होगा, मेरे यहाँ पैसे किस तरह बनेंगे। देखिए पाकिस्तान के जो इज्तिमाई मुफादात हैं, ये उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, ना उसको फ़रोग दे सकते हैं। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। देखिए, जब लोकल स्किन का आदमी, लोकल लैंग्वेज का आदमी पाकिस्तान की मार्केटिंग की बात करेगा अपने लोगों के साथ, वो ज़्यादा सुनी जाएगी बनिस्बत हमारे लोगों को, जो कि चच्चा मामा पुप्पा ताया सब, जैसे आपने बताया, ना अंग्रेज़ी अच्छी, ना कम्युनिकेशन का उनका स्किल अच्छी, ना वो पाकिस्तान के उन माशी मफादात को समझते हैं, ना इकनॉमिक्स को समझते हैं। वो क्या बात करेंगे, एक्सपोर्ट मार्केटिंग होती क्या है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है, तिजारत कैसे बढ़ानी है। तो हमें उन लोगों को वहाँ जो है सिलेक्शन करें, अच्छे लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का, वहाँ के लोकल लोगों को हायर करें। यू विल गेट द रिजल्ट, आई टेल यू। मैं कहता हूँ अगर आपको नतीजा ना मिले तो आप जो सज़ा देना चाहें मुझे दें, लेकिन हमें यहाँ से खुदारा यहाँ से भेजना बंद करें। दूसरा, हमारे सफारत खानों में देखिए जो इक़्तिसादी सफारतकारी है, हमारे सफ़ीरों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, माशी जो भी पाकिस्तान के मसाइल हैं और जो मफादात हैं। और हर सफारत खाने में मैं समझता हूँ कि हमारे पास वहाँ पर एक माशियत दां होना चाहिए, वहाँ उनको अपॉइंट किया जाए जो गाहे बगाहे सफ़ीर को बताए कि किस तरह करना है, क्या करना है। और सिफारत खानों
खानों में होते हैं ऐसे नहीं, कोई ऑप्शन नहीं होता ऐसा। वो ब्यूरोक्रेट वो होता है जिसने 25 साल पेट्रोलियम में काम किया होता है, उसको लगा के भेज देते हैं ये इकोनॉमिक एडवाइजर है भाई ये, ठीक है। अब देखिए वहाँ तो खाना पूरी होती है ना, आप उसको मेरिट पे पाकिस्तान में बाकायदा इश्तिहार दें, ऐसे PhDs हैं, इकोनॉमिस्ट हैं जिनको आप हायर कर सकते हैं उन मुल्कों में, सफारत खानों में, अहम मुल्कों में उनको तैनात करें, और ताकि वो उन सफ़ीर की मीटिंग्स का हिस्सा बने जहाँ पर जाके आप पाकिस्तान के माशी मफादात की बात करते हैं। ये इक़्तिसादी सफारतकारी के लिए इंतहाई ज़रूरी है, उनकी एजुकेशन इंतहाई ज़रूरी है, उनको बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जब बात करें तो हमेशा उसकी बात करें। देखिए पाकिस्तान के इमेज को बिल्ड करें, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मुल्क के जो अंदरूनी खलफशार हैं, हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमारे यहाँ जो तजारती रुकावटें हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ हैं, वो दूर करना ज़रूरी है। हमारे यहाँ कहते हैं नहीं है। देखिए मेरी बात कोई सियासी खलफशार नहीं है। देखिए सियासी खलफशार आप देखिए इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये आपको मानना पड़ेगा। उसके अलावा तजारती जो पॉलिसीज़ है, हमारी टैक्सेशन की जो पॉलिसीज़ हैं, नहीं मानते। देखें तजारती पॉलिसीज़, सर मैं हर बंदे का मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू सर, आई कैन नॉट, देखिए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का जाती है नेशनल फोरम्स के ऊपर जाके कहती है, पहले 6 घंटे कसीदे तारीफों के पढ़ती है, फिर कहती है कि ऐसी मईशत आज तक पाकिस्तान को नहीं मिली जैसी अभी मिली है। अभी जितने लोग आते हैं प्रोग्रामों के अंदर कहते हैं पाकिस्तान लॉन्च पैड पे आ गया, ये आ गया। आप क्या बात कर रहे हैं? ताजिर समतारों के रोज इंटरव्यू लेता हूं, वो कुछ और बोल रहे होते हैं, कहते हैं कि ये तो जनाब हमारे मुल्क में मुश्तइल अफराद थे, ये थे, आप बोल रहे हैं इंस्टेबिलिटी। क्या बात कर रहे हैं? बात सुनिए, ये ताजिर समतार जो है ना, मैं आप ही की तरह सच बोलने का कायल हूं अली भाई, मेरे में शायद वो काबिलियत ना हो, लेकिन मैं आपकी तरह सच बोलने का कायल हूं और उसको फेस करने का मैं हिम्मत रखता हूं। बस तो फिर ताजिर बिरादरी के अंदर आपको कोई औहदा नहीं मिलेगा। देखिए अच्छा आगे चले प्लीज, मेरे से ज्यादा ना बुलवाएं, इतना ज्यादा सच एक दिन के अंदर आप इतना सच नहीं बुलवाएं, आप भी फंस जाएंगे, मैं भी फंस जाऊंगा। तो मैं आपके सामने ऐसा मौजू रखना चाह रहा था दरअसल कि अब इसको बेहतर करने के लिए देखिए हमारे मुल्क के वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक डार साहब हैं, जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और बड़ी काविश कोशिश कर रहे हैं। और नाजरीन मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं, पता नहीं ये इत्तिफाक करें इख्तिलाफ़ करें, इनकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने माजी की हुकूमत PTI की जो थी उसके दौरान ये बात की थी कि हुकूमत तो PTI की हुकूमतें देखें आती जाती रहती हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को आते जाते देखा है यार, यकीन करो मैंने क्या क्या नहीं देखा। मैंने ये भी देखा है कि कमरे में मुशर्रफ दाखिल होता था और ये लोग उचक उचक के उससे गले लगा के मिलते थे, और मैंने वो भी देखा है कि जब वो एयरपोर्ट पे वापस आया तो 1000 लोगों का ठाठे मारता समुंदर एयरपोर्ट पे उसका इंतज़ार कर रहा था। जो ही उसको बीड़ियाँ लगाईं वो 1000 लोग भी गायब हो गए, जैसे सींग गायब हो जाते हैं ख़ास जानवर पे से जिसका गोश्त अभी बरामद हुआ है। अभी गोश्त बरामद हुआ है ना? हाँ हुआ है। हाँ ताइद, अच्छी बात है, ताइद भी आ जानी चाहिए ना। तो बात यह है कि मैंने बहुत कुछ देखा है। मैंने ये भी देखा है नाजरीन, इसी शो के अंदर मेरे इसी शो में 2019 में मैंने शो के दौरान ये कहा कि अगला सदर जरदारी होगा, प्रेसिडेंट जरदारी होंगे। और यहाँ मेरे फाजिल मेहमान ने कहा कि अली भाई आप मजाक बड़ा अच्छा करते हैं। हैप्पी बर्थडे जरदारी साहब, आप मेरा प्रोग्राम रेगुलरली देखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और मेहमान को मैंने कहा कि अगले सदर जरदारी होंगे, कह रहे हैं नहीं, नो नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने कहा ऐसा ही होगा। और मैंने तब कहा था कि अगला वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ होगा, नवाज़ शरीफ रह गए लेकिन शहबाज शरीफ ज़रूर बन गए। और आपको याद होगा तब भी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, जब PTI के दौर में आपको याद होगा डब्बू वज़ीर इत्तलात हुआ करता था, और मैं कहता था कि आप देखिएगा कि ये बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। पता नहीं फारूक साहब मेरी बात से इत्तेफाक करें या ना करें, सर बदलता है रंग आसमां, बिल्कुल बदलता है। कैसे कैसे, तो जनाब फारूक अफजल साहब, मैं चाहूँगा कुछ आप खुलासा करके बताएं कि किस तरह से पॉलिसी मुरतब की जाए पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को इम्प्रूव करने की। देखिए मैं अली भाई ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान की वजारत ख़जाना, वजारत ख़ारजा अमूर और इकनॉमिक जो आपका मिनिस्ट्री है, जो ट्रेड की मिनिस्ट्री है या कॉमर्स की मिनिस्ट्री है, ये बैठ के एक मरबूत पॉलिसी बनाएं और उसमें सफ़ीरों को आगे करें। उनको एजुकेट करने के बाद
उनको इस तरह एजुकेशन दी जाए कि किस तरह वाक़तन पाकिस्तान के जो माशी मफादात हैं वो उनमें क्या मसाइल हैं और किस तरह पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करके हम ये चीज़ों को देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी लेकर आना है, आपने पाकिस्तान का इमेज बेहतर भी करना है, आपने तजारती रुकावटें दूर भी करनी है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए एक ऐसी मजबूत पॉलिसी बनानी पड़ेगी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इन चीज़ों की। उन सफ़ीरों को पूरा इक्विप करना पड़ेगा, उनको मुसल्लह करना पड़ेगा इस तमाम इन्फॉर्मेशन से, ताकि वो जहाँ जहाँ जिस मुल्क में हैं वो पाकिस्तान के इकनॉमिक जो मफादात हैं उसकी जंग लड़ सकें। इसके लिए बिल्कुल एक मांगी चाहिए होगी इन तीनों वजारतों की, और कोशिश करें कि जो सफ़ीर हैं जहाँ के जहाँ जिस मुल्क के, उनको आगे रखें। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ट्रेड की जो पॉलिसी वो चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ से ट्रेड मिनिस्टर, ट्रेड अटैची, ट्रेड काउंसिल भेजना बंद करें खुदारा, वहाँ के लोकल लोगों को हायर करें। आपको नताइज बेतहाशा अच्छे नताइज मिलेंगे आपको। आप देखेंगे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, पाकिस्तान की तिजारत बढ़ रही है। तो ये मेरा एक एडवाइस है गवर्नमेंट को कि इसके लिए बाकायदा जंगी बुनियादों के ऊपर बैठें, एक मजबूत पॉलिसी बनाएं पाकिस्तान के लिए इकनॉमिक डिप्लोमेसी के ऊपर, कि किस तरह हम इन सफ़ीरों को इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके जैसे GSP स्टेटस था, बहुत अच्छा हमने सफारतकारी 10 साल पहले की थी। अनफॉर्चुनेटली उस GSP स्टेटस को हमने एंजॉय नहीं किया, उसको इस्तेमाल नहीं किया, और 10 साल में सिर्फ $4 अरब की एक्सपोर्ट बढ़ा सके। लेकिन अब सफारतकारी क्या चाहिए कि उस GSP स्टेटस को 10 साल के लिए मजीद लेके आना है। तो उसके लिए निगोशिएशन करें, उसके लिए बेहतर चीज़ प्लानिंग बनाएं ताकि हम उसको कर सकें। उसको आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।